नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएड विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी शिक्षण के अंतर्गत अब तक हमने देखा कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है। अब हम देख रहे हैं कि अव्यय क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में लिंग वचन काल आदि के द्वारा प्रभावित ना होते हों, उसमें किसी प्रकार का रूप का परिवर्तन ना होता हो, जो अविकारी होते हों, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। अव्यय के विषय में बताया गया कि अव्यय शब्द होते हैं, ये किसी न किसी रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। कभी क्रिया विशेषण के रूप में, तो कभी संबंध बोधक के रूप में, कभी समुच्चायक के रूप में, और कहीं पर विस्मयादि के रूप में। तो हमने इसके पहले क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, उनका प्रयोग कैसे कैसे रूपों में कैसे किया जाता है, वे कौन ऐसे चयनित शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताने में सक्षम होते हैं। अब हम आते हैं जो दूसरा अव्यय का रूप होता है, जिसे हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय, अर्थात प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अंग्रेजी में से कहते हैं, हिंदी में से संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक से प्राय होता है कि जो संबंधों का ज्ञान कराए, बोध कराए, यानी किसी भी वाक्य में सर्वनाम या संज्ञा के साथ जो अन्य शब्द हैं, उन शब्दों का उस संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो बोध कराता है, संबंध का बोध कराता है, उसको हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इसके लिए भी तमाम ऐसे शब्द हैं जो संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रचलित हैं, जाने जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं संबंध बोधक अव्यय अर्थात प्रीपोजिशन क्या होता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से जुड़कर वाक्य के अन्य शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। कहने का प्राय है कि जो ऐसे शब्द हों संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ करके वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम संबंध बोधक शब्द या अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि बच्चा माँ की ओर देख रहा है, घर के बाहर पेड़ है, धैर्य घर के बाहर खेल रहा है, परिश्रम के बिना कुछ नहीं मिलता। अब आप देखेंगे जो वाक्य हैं, जैसे बच्चा माँ की ओर देख रहा है, तो जो की ओर है, माँ की ओर, एक की ओर यह शब्द जो है यह एक तरह से अव्यय है और यह संबंधों को दर्शा रहा है। किसके? माँ की ओर देख रहा है, माने बच्चा किधर देख रहा है? माँ की ओर देख रहा है। तो माँ की ओर अर्थात माँ का जो संबंध बोध करा रहा है, की ओर ऐसा अव्यय है जो माँ से देखने के संबंध को, शब्द को उससे जोड़ रहा है, उसको इंगित कर रहा है। इसी तरह से घर के बाहर पेड़ है, पेड़ कहाँ है? घर के बाहर, अर्थात घर के बाहर, के बाहर जो अव्यय शब्द है यह घर से अर्थात जो सर्वनाम या संज्ञा है, इसके साथ इसका योग संबंध दिखा रहा, बोध करा रहा है। इसी तरह से धैर्य घर के बाहर खेल रहा है, घर के बाहर खेल रहा है कौन? धैर्य। तो जो धैर्य है यह संज्ञा है और यह खेल कहाँ रहा है? घर के बाहर। तो घर के बाहर अर्थात के बाहर जो अव्यय है यह धैर्य घर से बाहर खेलने के संबंध को दर्शा रहा है। इस तरह से हम कहें कि परिश्रम के बिना कुछ नहीं मिलता, परिश्रम के बिना अर्थात परिश्रम यदि हम करते हैं तो हमें फल मिलता है, यदि परिश्रम नहीं करते हैं तो फल नहीं मिलता है। कहें परिश्रम के बिना, जो के बिना ये अव्यय आया है, शब्द आया है, यह कुछ नहीं मिलता, अर्थात परिश्रम और फल दोनों के बीचों में संबंध को द्योतित कर रहा है, बता रहा है, इंगित कर रहा है, संकेतित कर रहा है। इस तरह से हम देखें बच्चा माँ की ओर देख रहा है, घर के बाहर पेड़ है, धैर्य घर के बाहर खेल रहा है, परिश्रम के बिना कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर अगर इन वाक्यों में देखा जाए तो की ओर, के बाहर, के बिना, देखिए शब्दों का संबंध क्रमशः माँ से है। देखिए की ओर माँ से संबंध है, के बाहर का संबंध घर से है, यहाँ पर के बाहर का संबंध घर के से है और यहाँ पर के बिना का संबंध परिश्रम से है। इस तरह से
ऐसे शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं, अर्थात ऐसे जो शब्द होते हैं ये संबंधों का बोध कराने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें संबंध बोधक अव्यय के रूप में कहा जाता है, व्याख्यायित किया जाता है, संबोधित किया जाता है। संबंध बोधक अव्यय शब्द कुछ ऐसे हैं जैसे के बिना, के पहले, के मारे, की ओर, के आगे, के साथ, के निकट, के नीचे, के ऊपर, के सामने, के पीछे, के बगल, के पास, के निकट इत्यादि। ये जो के शब्द है, निकट, बगल, आस पास, ये सब शब्द जो होते हैं ये अव्यय होते हैं, अविकारी होते हैं। ये किसी भी लिंग, परिस्थिति, काल आदि में भी इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह से जो संबंधों को दर्शाने के लिए, संबंधों को बोध कराने के लिए वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ अन्य वाक्य के शब्दों के साथ उसका संबंध बताते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहे जाते हैं। कहते हैं कि इन शब्दों से के, की, ने, से, के लिए, पर आदि, अर्थात जो आप देखना कि के, की, के बिना इत्यादि जो शब्द आ रहे हैं, के, की इत्यादि, ये सब क्या है? यानी अगर इन शब्दों के साथ जुड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं, किसी शब्द में अगर इनको जोड़ दिया जाता है वाक्य के साथ, तो कुछ ना कुछ एक अर्थपूर्ण वाक्य बना देते हैं। जैसे माँ की ओर देख रहा है, माँ की ओर, यानी माँ की ओर जो हम एक प्रकार से अव्यय लगा रहे हैं, जो परसर्ग लगा रहे हैं, जिससे उस वाक्य में देखने का माँ से संबंध दिखाई पड़ रहा है। घर के बाहर माने घर के बाहर, माने कहाँ घर के बाहर के अंदर है, इस प्रकार के जो संबंध दिखाई पड़ रहे हैं। परिश्रम के बिना, अर्थात बिना परिश्रम के, परिश्रम के बिना आदि, ये सब परसर्ग कहलाते हैं। अर्थात के, की, के बिना इत्यादि जो शब्द हैं, जो अव्यय हैं, जो एक दूसरे का संबंध परस्पर दिखाते हैं, द्योतित करते हैं, ऐसे शब्दों को हम परसर्ग कहते हैं। परसर्ग से प्राय होता है कि वह शब्द जो किसी शब्द के बाद जोड़ा जाए, यानी किसी शब्द के बाद जोड़ा जाने वाला जो शब्द होता है वही क्या होता है? परसर्ग कहलाता है। अर्थात वह शब्द जो किसी शब्द के बाद जोड़ा जाए। जैसे आपने देखा बच्चा माँ की ओर, अर्थात शब्द क्या है? की ओर, अर्थात माँ के बाद जोड़ा जा रहा है। और अक्सर ऐसा होता है कि ये जो शब्द होते हैं संबंध बताने वाले, ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही प्रयुक्त होते हैं। और इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? दूसरे रूप में परसर्ग कहते हैं। तो अगर परसर्ग पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो परसर्ग माने किसी भी शब्द में संज्ञा या सर्वनाम के साथ उसके संबंधों को बताने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो उस वाक्य में शब्दों का उस सर्वनाम या संज्ञा के साथ संबंधों को बताता है। अगर इन के को हम अलग कर देते हैं, हटा देते हैं, तो सीधे सीधे क्रिया विशेषण हो जाते हैं। यानी अगर वाक्य में हमने के ओर, की ओर, के बगल इत्यादि परसर्गों का प्रयोग किया है, तब तो ये संबंध बोधक अव्यय हो जाते हैं। लेकिन जैसे हम के को, का को इत्यादि को हटा देते हैं, तो ये सब सीधे सीधे क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो परसर्ग वह शब्द है जो किसी शब्द के बाद जोड़ा जाए। तो परसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के बाद जोड़ा जाए उसे हम परसर्ग कहते हैं। यदि शब्दों में से के, की, परसर्ग को हटा दें तो ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब बात आती है कि संबंध बोधक अव्यय होते कितने प्रकार के? संबंध बोधक अव्यय अर्थात संबंधों का बोध कराने वाले जो अव्यय शब्द हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? भाई देखिए, यहाँ पर हेतुवाचक, तुलनावाचक, विषयवाचक, सहचर सूचक, संग्रहवाचक, दिशावाचक, कालवाचक, सादृश्यवाचक, स्थानवाचक, विनिमयवाचक, व्यतिरेकवाचक, साधनवाचक, पार्थक्यवाचक और विरोधवाचक सूचक। तो ये ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं संबंधों को दर्शा रहे हैं। किस रूप में दर्शा रहे हैं? कहीं पर हेतु के रूप में, कहीं पर तुलना के रूप में, कहीं पर वही विषय के रूप में देख रहे हैं, कहीं पर संग्रह के रूप में, कहीं सहचर के रूप में, कहीं काल के रूप में, कहीं दिशा के रूप में, सादृश्य के रूप में, स्थान के रूप में, विनिमय के रूप में, व्यतिरेक, साधन, पार्थक्य या विरोध के रूप में ऐसे संबंधों का ये बोध कराने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं।
तो जब हम ऐसी स्थिति आती है कि हम इन विषम परिस्थितियों में भी कुछ अव्ययों के द्वारा हम उन संबंधों को दर्शा सकते हैं, तो उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय के भेद के रूप में ग्रहण करते हैं, मानते हैं। अब आइए हम एक एक करके इनको विशद रूप से देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हेतुवाचक जो परसर्ग होता है, हेतुवाचक जो आपका अव्यय है, वो कौन कौन से हो सकते हैं शब्द? जैसे वास्ते, हेतु, खातिर, कारण, लिखित, लिए इत्यादि। हेतु का प्राय है किसी कार्य के लिए, किसी कार्य काम क्यों हो रहा है उसका जो कारण बताया जाता है उसी को हेतु कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि हम पैसा प्राप्त करने के वास्ते कार्य कर रहे हैं, तो वास्ते जो है यह हेतु बता रहा है कि हम कार्य क्यों कर रहे हैं, अर्थोपार्जन के वास्ते कारण। इसी तरह से हेतु, तुम बाहर क्यों जाते हो, अर्थात हम बाहर घूमने हेतु जा रहे हैं, तो हेतु क्या है, एक कारण बता रहा है। इसी तरह से खातिर, कारण, लिखित इत्यादि ये जो शब्द होते हैं ये कहीं ना कहीं कारण को दर्शा रहे हैं, उन कारणों का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन शब्दों को हम हेतुवाचक अव्यय शब्द कहते हैं। तुलनात्मक संबंध क्या होता है? तुलनावाचक शब्द जो होते हैं संबंध को बताने के लिए, जैसे के बराबर, के समान, की तरह, की भांति इत्यादि, अर्थात जहां पर हम परस्पर उपमा उपमेय दोनों की तुलना करते हैं, उनको बराबर दर्शाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे स्थान पर जो संबंध दिखाई पड़ता है, ऐसे जो शब्दों का वहां पर प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के बराबर, अर्थात राम कृष्ण के बराबर भगवान हैं, अथवा राम के समान या चंद्रमा के समान सीता का मुख है, यानी सीता के मुख को चंद्रमा के समान बताना। इसी तरह से की तरह, अर्थात लोकतंत्र की तरह ही जो प्रजातंत्र है वह दोनों एक समान हैं, दोनों एक समान पर्यायवाची हैं। तो हम जब कहीं पर दो चीजों की परस्पर तुलना करते हैं, वहां पर भी कुछ अव्यय शब्दों को प्रयोग में लाया जाता है। वे अव्यय शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे के बराबर है, के समान, की तरह, की भांति आदि। इसी तरह से विषयवाचक संबंध वाचक शब्द कौन कौन से होते बोधक शब्द होते हैं? जैसे विषय, के बारे, भरोसे, बाबत, नाम, लेखे आदि, अर्थात विषय को बताने के लिए कि हम इस कार्य को क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। कहते हैं किसके लिए, माने इस विषय के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो विषय के बारे, उनके भरोसे काम कर रहा हूं, भरोसे। इसी तरह से इसके बाबत हम आपको कुछ देंगे, माने उस विषय के संबंध में, नाम, लेखे आदि। तो जब हम कहीं पर किसी विषय के बारे में कुछ शब्दों का, अव्ययों का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विषयवाचक संबंध बोधक अव्यय। फिर आता है सहचर सूचक अव्यय। सहचर सूचक संबंधों को बताने वाले क्या है? साथ साथ चलने वाले, सहचर, सह माने साथ साथ, चर माने चलने वाले कुछ शब्द होते हैं, उनकी सूचना संकेत करने वाले। जैसे पूर्वक, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं। साथ, अर्थात हम उनके साथ जाने को तैयार हैं। बस, अर्थात इसी कारण बस में रुका हूं। संग, यानी हम दोनों को एक संग चलना चाहिए। स्वाधीन, अर्थात स्वाधीनता ही व्यक्ति के लिए आजादी की दूसरी अर्थ के रूप में निहित मानी जाती है। तो इस तरह से जो पूर्वक है, साथ है, बस है, संग है, स्वाधीन है, समेत है, अधीन है, सहित है, आदि है, ये सब कहीं न कहीं पर दो लोगों के बीच में या किसी शब्द को या संज्ञा सर्वनाम के साथ उनके साथ चलने वाली क्रियाओं को दर्शाते हैं, उनका बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें सहचर सूचक अव्यय शब्द कहते हैं। संग्रहवाचक, संग्रहवाचक से प्राय है कि ऐसे शब्द जो कहीं न कहीं किसी चीज को संग्रह के रूप में दिखाते हो। जैसे मुट्ठी भर अनाज चाहिए, देखो भर, पर्याप्त, बस थाली में भोजन पर्याप्त है, माने पूरा है, ये संकेत बता रहा है, संग्रह बता रहा है। तक, तक का प्राय है यानी जीवन पर्यंत तक मुझे कार्य करना है। मात्र, अर्थात लेश मात्र भी भय नहीं है। तो इस प्रकार से जो भर है, पर्याप्त है, तक है, मात्र है, ये सब अव्यय शब्द हैं, लेकिन ये अव्यय शब्द किसको दर्शा रहे हैं? संग्रहवाचक संबंध बोधक संबंधों को। इसी तरह से दिशावाचक अव्यय होते हैं शब्द। दिशावाचक संबंधों को बताने के लिए जो अव्यय शब्द हैं, जैसे आस पास, और, प्रति, सामने, आर पार, तरफ आदि, अगर हम इनको उदाहरण के रूप में देखें, कहते हैं मेरे आस पास बहुत से बगीचे हैं, हम
मेरे घर की ओर एक सुंदर तालाब है, प्रति हम उसके प्रति बिल्कुल उदार हैं। सामने, मेरे घर के सामने बिल्कुल एक बहुत बड़ा वाटिका है, आर पार तरफ आदि। इसी तरह से जो आर पार है, तरफ है, या कहीं न कहीं आमने सामने, हम दिशा को दर्शा रहे हैं, दिशाओं का बोध करा रहे हैं। इसलिए जहां पर दिशाओं का बोध होता है, किसका, संज्ञा सर्वनाम के साथ, उसे हम दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अगला आता है कालवाचक, माने समय। कालवाचक से प्राय है। कालवाचक संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? वो अव्यय कौन है? देखिए, पश्चात, बाद, पूर्व, पहले, आगे, उपरांत, अनंतर, पीछे। अगर यहाँ पर कहा जाए कि जो कालवाचक अव्यय शब्द हैं, ये किस प्रकार संबंधों को व्यक्त कर रहे हैं, तो देखिए, जैसे मेरे जाने के पश्चात वह आया, तो मेरे जाने के बाद पश्चात, अर्थात मेरा और जाने के पश्चात में जो पश्चात आ रहा है, यह दोनों के संबंधों को दर्शा रहा है और समय को दर्शा रहा है। कब आया? बाद में, अर्थात उनके बाद मैं पढ़ लूंगा, तो बाद ये भी तरह से काल को बता रहा है, समय को बता रहा है, दर्शा रहा है। पूर्व, अर्थात मेरे जाने के पूर्व ही वो आ चुका था। इसी तरह से पहले, आगे, उपरांत, अनंतर, पीछे आदि ऐसे कालवाचक अव्यय शब्द हैं जो संबंधों को दर्शाते हैं। स्थानवाचक, स्थान से प्राय है कि जहां पर हम किसी जगह को बताने में समर्थ होते हैं, ऐसे अव्यय शब्द जिनके प्रयोग करने से जगह या स्थान के बारे में सूचना मिलती है, बोध होता है। जैसे भीतर, नीचे, यहाँ, वहां, नजदीक, पास, निकट, अंदर, सामने, ऊपर, मध्य, तले, बाहर ही आदि। जैसे घर के भीतर, कहाँ हो? घर के भीतर हो। नीचे, अर्थात हम वृक्ष के नीचे बैठे हैं। यहाँ सब लोग एकत्र हुए हैं, वहां मत जाओ। नजदीक, अर्थात मेरे नजदीक बहुत से लोग पड़े हुए हैं। पास, अर्थात मेरे पास बैठो। निकट, मेरे सन्निकट आओ। अंदर, अर्थात घर के अंदर आना मना है। सामने देखो, ऊपर मत जाओ, मध्य, तले, बाहर ही आदि। माने ये सब ऐसे अव्यय शब्द हैं जो एक तरह से स्थान को बताते हैं कि बाहर है, कि भीतर है, अंदर है, ऊपर है, अगल है, बगल है, किस तरफ है, या इससे स्थान का ज्ञान होता है, बोध होता है। इसलिए इसे हम स्थानवाचक अव्यय बोधक शब्द कहते हैं। अब आइए सादृश्यवाचक अव्यय शब्दों को देखा जाए, तो सादृश्यवाचक अव्यय शब्द हैं जैसे अनुसार, यानी उनके कथनानुसार मुझे ऐसा करना चाहिए। अनुरूप, अर्थात वे दोनों देखने में बिल्कुल यथानुरूप लगते हैं, एक समान दिखाई पड़ते हैं। समान, सादृश्य, नाई, अर्थात काम उनकी नाई करना चाहिए, तो नाई मान उनके सदृश, एक सदृश को बता रहा है। जैसा, बराबर, तुल्य, ऐसा, सरीखा आदि। तो ये जो अव्यय शब्द हैं, ये कहीं न कहीं सादृश्यता को दिखा रहे हैं। संबंधों में किस प्रकार की तुलना या सादृश्यता हो रही है, समानता हो रही है, उसको द्योतित कर रहे हैं। इसलिए इन्हें हम सादृश्यवाचक अव्यय संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। आगे आते हैं व्यतिरेकवाचक। व्यतिरेकवाचक अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे अलावा, सिवा, अतिरिक्त, रहित आदि। अर्थात व्यतिरेक का प्राय होता है जहां पर किसी कार्य के कुछ और अलावा हम कार्य को करने के लिए सोचते हैं, संबंधों को दर्शाने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा जाए कि मेरे अलावा इस विद्या को कोई और जानता है, तो यहाँ पर जो अलावा शब्द है ये क्या है? ये व्यतिरेकवाचक है, व्यतिरेक के संबंधों को बताने के लिए है। इसी तरह से सिवा, मेरे सिवा इस चीज को और कोई नहीं जानता है। इसी तरह से अतिरिक्त, अर्थात हम दोनों के अतिरिक्त इस संसार में बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार के कार्यों को करने में समर्थ है। रहित, अर्थात उसके रहित संसार सूना लगता है आदि। ये तब जो है अर्थात कहीं न कहीं व्यतिरेकता को दिखाते हैं, एक दूसरे से अधिक को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर व्यतिरेक संबंधी जो अव्यय शब्द हैं उनको हम व्यतिरेक संबंध वाचक अव्यय शब्द कहते हैं। अर्थात जहां पर शब्दों में अतिरेक को दिखाना हो, कुछ अधिकता न्यूनता को दिखाना हो, वहां पर हम जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे अलावा, सिवा, अतिरिक्त, रहित आदि, इन्हें व्यतिरेक वाचक अव्यय संबंध बोधक शब्द कहते हैं। विनिमयवाचक, विनिमयवाचक अव्यय शब्द क्या होता है? जैसे की जगह, अर्थात
उनकी जगह मुझे जाना चाहिए। तो की जगह ए जो है एक विनिमयवाचक, अर्थात जगह माने एक दूसरे से बदलाव हो रहा है, अदला बदली की जा रही है। तो जहां पर अदला बदली जैसे एक दूसरे को विनिमय संबंधित संबंधों का बोध होता है, उसे हम विनिमयवाचक अव्यय संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे के बदले, अर्थात इस कार्य के बदले हम दूसरा कार्य कर लेते हैं। तो के बदले ये क्या है? विनिमय माने एक के बदले दूसरा काम करना। एवज में, अर्थात इसके एवज में आपको क्या चाहिए हम दे देंगे, लेकिन मेरा कार्य करो। तेवज ये भी बदले को बता रहा है। इसी तरह से पलटे, कहते ना इसके पलटे हमें कुछ और चाहिए। तो जो पलटे है, एवज है, बदले है, जगह है, ये सब शब्द ऐसे हैं अव्यय शब्द जो विनिमय को बताते हैं, अर्थात एक दूसरे के अदला बदले को संबोधित करते हैं। इसलिए इन्हें विनिमयवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। साधनवाचक, साधन से प्राप्त होता है किस प्रकार की बातों को हम कहां पर प्रयोग करें, किसके लिए संबंधों को दर्शाएं। जैसे सहारे, जरिए, निमित्त, द्वारा, मार्फत, हाथ आदि। इसका प्रयोग होता है जैसे सहारे, हम भगवान के सहारे जी रहे हैं। सहारा क्या है? एक माध्यम है, एक साधन है। इसी तरह से उसके कहने के कारण हम उसके जरिए आगे बढ़े। जरिए माने वह हमें उपदेशित किया जिसके जरिए हम आगे बढ़े, ये भी एक तरह से साधन को द्योतित कर रहा है। इसी तरह से निमित्त, अर्थात अगर कार्य के निमित्त, परिश्रम के निमित्त कुछ फल मिलता है तो हमें कार्य करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। तो निमित्त भी यहाँ पर साधन है, एक तरह से उसका उपकारक है शब्द। मार्फत, हाथ, ये सब जो ऐसे शब्द हैं ये साधन को सूचित करते हैं, उसको बोधित करते हैं, संकेतित करते हैं। इसलिए इन्हें साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। पार्थक्यवाचक, पार्थक्यवाचक अव्यय शब्द कौन कौन से हैं? आइए देखिए। जैसे दूर, हटकर, परे आदि, अर्थात आप हमसे दूर रहिए। तो दूर क्या है? माने हमसे दूरी को बता रहा है, अलग करने को बता रहा है। इसी तरह से हटकर, अर्थात हमेशा बदी से हटकर नेकी करना चाहिए। तो हटकर अर्थात किसी को छोड़ करके, दूर होकर के, अलग होकर के कार्य को करना। इसी तरह से इसके परे हम सब कुछ कर सकते हैं। परे माने इसके अलावा सिवा हम और कुछ कर सकते हैं। तो जहां पार्थक्य अलगाव से संबंधित कुछ संबंधों को दर्शाने का प्रयास होता है, तो जहां पर हम ऐसे शब्दों को दूर, हटकर, परे इत्यादि शब्दों को अव्यय के रूप में प्रयोग करते हैं, वहां पर पार्थक्यवाचक संबंध बोधक अव्यय होता है। इसी तरह से विरोध सूचक अव्यय क्या होते हैं? जैसे कुछ शब्द हैं विपरीत, विरोध, खिलाफ, उल्टे, प्रतिकूल, विरोध। इसका प्रयोग होता है कि जब किसी कार्य का उसका विपरीत अर्थ लेना हो, विपरीत कार्य का आभास कराना, संबंधों को दर्शाना हो, तो वहां पर विरोध सूचक शब्दों में जैसे विपरीत एक ऐसा शब्द है कि आप हमेशा विपरीत ही बोलते हो। विपरीत माने उल्टा। विरुद्ध माने आप कार्यों के विरुद्ध क्यों रहते हो। खिलाफ, आप जब देखिए तब किसी न किसी अपने मित्र की खिलाफत करते रहते हो। तो इस तरह से जो उल्टे, प्रतिकूल, विरोध आदि ये शब्द हैं, ये अव्यय हैं। इसमें कभी किसी प्रकार का विकार नहीं होता है, रूप परिवर्तन नहीं होता है। सदैव लिंग, काल, कारण सब कुछ बदल जाए, लेकिन ये हमेशा ज्यों के त्यों ही बने रहते हैं। लेकिन ये विरोध सूचक शब्द हैं, इसलिए इन्हें विरोध सूचक संबंधवाचक शब्द कहते हैं, अव्यय कहते हैं। फिर इसी तरह से है आपका अगला जो है कि जो विरोध सूचक शब्दों या साधन, विनिमय, व्यतिरेक, सादृश्य, स्थान, काल, दिशा, संग्रह, सहचर, विषय और तुलना हेतु के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जब हम उनका प्रयोग करते हैं, कभी वह क्रिया विशेषण का सहारा लेते हैं, कभी वह सीधे सीधे संबंध बोधक का कार्य करते हैं। जैसे आप देखें कुछ अव्यय कालवाचक एवं स्थानवाचक संबंध बोधक तथा प्रक्रिया विशेषण दोनों होते हैं। अर्थात कुछ ऐसे अव्यय शब्द होते हैं जो स्थान को भी, काल को भी दिखाते हैं तथा साथ साथ प्रक्रिया, क्रिया को भी दर्शाने का काम करते हैं। इसलिए इन्हें हम प्रक्रिया या संज्ञा, अव्यय, कार्यबोधक, स्थानवाचक के रूप में भी मानते हैं। लेकिन जब उन्हीं अव्ययों को हम संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ इनका प्रयोग होता है, तब ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अर्थात जब संज्ञा सर्वनाम के साथ ऐसे शब्दों को, अव्ययों को हम प्रयोग में लाते हैं, तो वे जो हैं संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। और जब उन्हीं को हम उन वाक्यों से हटा देते हैं, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जिसे परंतु जब यह क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, तब ये क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे
माँ घर के अंदर है, एक शब्द है। तो अगर इसमें से जो के घर के अंदर इस शब्द को, इस परसर्ग को, इस अव्यय को हम हटा दें तो माँ घर के अंदर है, माने माँ अंदर है। सीधे सीधे क्या हो गया, क्रिया की विशेषता हो गई। लेकिन जब हम कहें माँ घर के अंदर है तो वहां पर क्या हो जाता है, यह एक तरह से संबंध बोधक अव्यय हो गया। तो संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय में अंतर यही है कि जब हम संबंध बोधक अव्ययों को उस वाक्य में से बाहर कर देते हैं तो सीधे सीधे उस क्रिया की विशेषता बताने लगते हैं, तो एक क्रिया विशेषण के रूप में हो जाते हैं। और जब उन्हीं वाक्यों में हम उन संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग कर देते हैं तो उन संबंधों को दर्शाने लगते हैं, संज्ञा सर्वनाम के साथ अन्य शब्दों का संबंध क्या उसको दर्शाने लगते हैं, तब वहां पर वे संबंध बोधक अव्यय होते हैं। किस तरह से आपने क्या सीखा कि अव्यय क्या होते हैं। तो अव्यय एक तरह से अविकारी हैं जिसके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है। ये अव्यय जो संबंध बोधक अव्यय के रूप में है, इनके भी कई रूप होते हैं। उन अलग अलग रूपों में हम इन अव्ययों का उन परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं, इसलिए इनके भेद अलग अलग होते जाते हैं। लेकिन जब हम के, की इत्यादि जो शब्द हैं इनको उन वाक्यों से परसर्ग के रूप में हटा देते हैं तो उन्हें हम क्रिया विशेषण के रूप में मानने लगते हैं। अर्थात जो के है, की है, ऐसे जो शब्द हैं वे कहीं न कहीं शब्दों में, वाक्यों में संज्ञा सर्वनाम के साथ उनके संबंधों को दर्शाने काम करते हैं, उस वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने काम करते हैं। इसलिए अर्थपूर्ण बनाने के कारण जैसे इनका प्रयोग होता है तो वैसे ही ये क्या हो जाते हैं, परसर्ग हो जाते हैं। तो परसर्ग से प्राय होता है कि जब हम किसी वाक्य में, जैसे माँ घर के अंदर बैठी है, तो घर के अंदर के, इस के को हटा दें तो माँ अंदर बैठी है, तो के एक परसर्ग है। इसी तरह से बच्चे बाहर की ओर खेल रहे हैं, बच्चे बाहर की ओर खेल रहे हैं या घर के बाहर खेल रहे हैं, तो घर के बाहर जो के है इसको अगर हम हटा देते हैं, परसर्ग के है, इस परसर्ग को जैसे हटाते हैं तैसे फिर वाक्य अर्थपूर्ण हो जाता है। माने घर के बाहर खेल रहे हैं यानी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो इस तरह से जो अर्थपूर्ण वाक्यों को बनाते हैं उन्हें हम परसर्ग कहते हैं। और ये क्या होते हैं, के है, की है, बिना है, सिवा है। इस प्रकार से ये कहीं न कहीं शब्दों के बीच में, शब्दों में जुड़ते हैं, वाक्यों में जुड़ते रहते हैं, इसलिए इन्हें परसर्ग कहते हैं। और इनकी महत्ता संबंधों को दर्शाने में आती है, इसलिए उसको अर्थपूर्ण बना देते हैं। तो आपने देखा कि परसर्ग क्या होता है, अव्यय क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है और संबंध बोधक अव्यय हम किसे कहते हैं। इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी गई। इस वीडियो को आप जितनी बार देखेंगे उतनी ही बार ये चीजें और आपको स्पष्ट होती चली जाएंगी। और यह एक ऐसा स्तर है शिक्षण का कि जहाँ पर चाहे वह बालक प्राइमरी लेवल का हो, जूनियर का हो, हाई स्कूल लेवल का हो, चाहे वह ग्रेजुएशन माध्यमिक लेवल का हो, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का हो, या किसी प्रकार की परीक्षा की वह तैयारी कर रहा हो, यह सबके लिए बहुत ही अपरिहार्य है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है कि वह इन पर जरूर ध्यान दें, उनको सीखें और इस प्रकार से अव्यय शब्दों की पहचान करने में अपनी उपयोगिता को सिद्ध करें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।